हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन सुपर्ब रहे और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उन सबको अचीव करें। आज 21 मार्च के दिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, एक इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दोनों को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिकॉग्निशन मिली है और दोनों के अपने अपने बहुत ही खास महत्व है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है दुनिया भर में फॉरेस्ट और ट्रीज की इंपॉर्टेंस को लेकर अवेयरनेस फैलाना, सभी लोगों को जागरूक करना कि वन और पेड़ मानव जाति के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस दिन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, नए पेड़ पौधों को लगाने की एक्टिविटीज की जाती हैं। वहीं पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के स्किन कलर, बालों के टेक्सचर, एथनिसिटी वगैरह के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना। और इस दिन को रिकॉग्निशन इसलिए मिली क्योंकि अफ्रीकन ओरिजिन और ब्लैक रेस के लोगों के साथ दुनिया भर में भेदभाव किया जाता है। वेस्टर्न देशों में तो आज भी ब्लैक वर्सेस व्हाइट होता है, वहाँ तो इवन ब्राउन और एशियन ओरिजिन के लोगों के साथ भी काफी भेदभाव होता है और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर भी काफी अटैक्स हो रहे हैं। गोरों को लगता है कि उनका स्किन कलर क्योंकि ज्यादा व्हाइट है तो वो सुप्रीम रेस है। इवन भारत में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा डार्क होता है तो उसको कालू कालू नाम से चिढ़ाया जाता है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता दी थी ताकि इस भेदभाव को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन पिछले 50-60 सालों से ऐसा हो नहीं रहा है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कल से काफी वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पिछले कई दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात करते हैं। इस बिल को कई बार एंटी मुस्लिम भी बताया जाता है। हालांकि मोदी सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लागू कर दिया, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका क्या कहना है, आइए हम इस वायरल वीडियो में सुनते हैं। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार लोकसभा इलेक्शंस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू कर देगी। आज की दूसरी अपडेट आ रही है कूटनीति से संबंधित। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी और इलेक्शन जीतने के लिए उनको बधाई भी दी। व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्शंस के बाद रशिया आने का आधिकारिक तौर पर इनविटेशन दिया, जो दर्शाता है कि रशिया प्रधानमंत्री मोदी के जीतने को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी फोन कॉल के ऊपर बातचीत की और ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्शंस के बाद यूक्रेन आने के लिए इनवाइट किया और भारत की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भारत को थैंक्स बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो रशिया यूक्रेन वॉर का पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए हर एक संभव मदद करेंगे और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत की तरफ से आगे भी जाती रहेगी। एक ही दिन के अंदर 2.5 घंटे के डिफरेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रशियन प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की, जो दिखाता है कि भारत आज की डेट में रशिया और यूक्रेन के बीच किस तरह का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। आज की तीसरी अपडेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। भारत ने साल 2018 से 19 में रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स की एक डील साइन की थी, जिसमें से रशिया ने भारत को 3 रेजिमेंट्स डिलीवर कर दिए हैं, जो कि इंडियन आर्मी ने एक्टिवेट भी कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रशिया को 5 रेजिमेंट्स साल 2023 से 24 में डिलीवर करनी थी, लेकिन अब रशिया ने भारत को नोटिफाई किया है कि वो इस साल S-400 की बाकी 2 रेजिमेंट्स की डिलीवरी भारत को नहीं कर पाएंगे। रशिया ने भारत को नई डेट्स दी हैं और कहा कि वो साल 2026 के अगस्त महीने तक भारत को बाकी की 2 रेजिमेंट्स डिलीवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इस समय रशिया को हथियारों की सख्त जरूरत है। ऐसे में रशिया ने भारत वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को खुद के बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉय कर दिया होगा, तब इतना डिले देखने को मिल रहा है। आज की चौथी अपडेट आ रही है अमेरिका से। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भारत के ओरिजिन के स्टूडेंट्स की लगातार वहां पर हत्याएं हो रही हैं और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अब भारत का एक और स्टूडेंट अमेरिका में मिसिंग बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल अरफात नाम का एक इंडियन स्टूडेंट जो कि भारत के हैदराबाद से है और पिछले साल अमेरिका में शिफ्ट हुआ था, वो अमेरिका में मिसिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक ओहियो से ये भारतीय स्टूडेंट पिछले 14 दिनों से लापता है, यानी कि मिसिंग है। 7 मार्च से ही किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि मोहम्मद अब्दुल अरफात अचानक से कहां पर गायब हो गया है, जिसके बाद ओहियो के लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी इसको लेकर अभी तक कोई भी सुराग और जानकारी नहीं है। इस बीच मोहम्मद अब्दुल अरफात का जो भारत में परिवार है, उनको कहना है कि
उनको 19 मार्च को एक अननोन नंबर से फोन कॉल आई जिसमें अज्ञात व्यक्तियों ने कॉल के ऊपर ये दावा किया कि उन्होंने उनके बेटे को किडनैप किया है और उन्होंने फिरौती के तौर पर उनसे $1200 यानी तकरीबन 1 लाख इंडियन रुपीस की मांग की और ना देने के ऊपर उनके बेटे की किडनी बेचने की भी धमकी दी। परिवार का कहना है कि किडनैपर्स ने फोन कॉल के ऊपर उनकी बात उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल अरफात से भी नहीं करवाई। ये कोई शरारत हो सकती है। अब जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है इसके साथ ही अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मोहम्मद अब्दुल अरफात की अमेरिका में क्या पता हत्या हो गई हो, जिसके कारण उसका परिवार भारत में काफी टेंशन में है और उन्होंने मोदी सरकार जयशंकर सर से अपील करके कहा है कि इस मसले में सरकार दखल दे। साल 2024 में इंडियन ओरिजिन के अभी तक 9 स्टूडेंट्स की हत्या अमेरिका में ऑलरेडी हो चुकी है और अब ये 10वां केस सामने आया है। ये हाल है अमेरिका में सिक्योरिटी सिचुएशन का और ये लोग भारत को ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 5वीं सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में भारत के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 19.88% यानी कि 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स ये सब डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स में 20% की वृद्धि मोदी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा मतलब ज्यादा डेवलपमेंट और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले से ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकेगा। आज की छठी अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान विजिट को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के भूटान दौरे के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन पिछले कल देर रात को ये विजिट कैंसिल कर दी गई है। भूटान में अगले 3 दिन तक वहाँ पर भारी बारिश होनी है, इसलिए खराब मौसम के चलते ये विजिट फिलहाल भारत की सरकार की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। नई डेट्स जल्दी अनाउंस होंगी। आज की 7वीं अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में 12 देशों के यूएफसी ग्रुप ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स को ना बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। इन 12 देशों का कहना है कि नॉन परमानेंट सीट्स की संख्या को 10 से बढ़ाकर 21 तक कर देना चाहिए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 की जगह 26 सीट्स कर लेनी चाहिए और जो भी नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा जाएगा उनको 1-2 साल की जगह थोड़े लंबे पीरियड के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाना चाहिए और वीटो पावर वाले परमानेंट मेंबर्स वो पहले वाले 5 देश ही होने चाहिए। इस फॉर्मूला से भारत को वीटो पावर तो मिलेगी नहीं, ना ही भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनेगा। ये 12 देश जो नए परमानेंट मेंबर्स के खिलाफ हैं ये अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, सैन मैरिनो, स्पेन और तुर्की। इन सबको भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में खरी खोटी सुनाई और कहा कि यूएफसी ग्रुप में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया से कोई भी सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। अफ्रीका के तो 54 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों सीट्स की संख्या को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या ग्लोबल साउथ और अफ्रीका से एक भी देश परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए? आज 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया को एक नए यूएन 2.0 की जरूरत है। यूएन के एक नए वर्जन की नीड है। उन्होंने आगे कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ग्लोबल साउथ और अफ्रीका की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों पैर पूरी तरह से पास्ट में फिक्स्ड हैं, यानी अतीत में हैं। अब वो समय आ गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स दोनों को बढ़ाया जाए। आज की 8वीं अपडेट आ रही है यूरोपियन देश बुल्गारिया से। 2-3 दिन पहले ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि बुल्गारिया के प्रेसिडेंट रुमेन रादेव भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कॉल कर सकते हैं, तो पिछले कल हमारी प्रेडिक्शन सही हुई। हालांकि बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को फोन कॉल की और एमवी रूएन शिप से बुल्गारिया के 7 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के प्रेसिडेंट ने भारत और बुल्गारिया के रिलेशंस को और भी मजबूत करने की बात बोली है। आज की 9वीं अपडेट अफगानिस्तान से आ रही है। पिछले कल अफगानिस्तान में वहाँ पर स्कूल्स का नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया है और लगातार तीसरी बार इस एकेडमिक ईयर में भी गर्ल्स को 6th क्लास के ऊपर की क्लासेस में एडमिशन लेने की परमिशन नहीं दी गई। अफगानिस्तान में लड़कियां बस 5th क्लास तक ही पढ़ सकती हैं और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर गर्ल्स एजुकेशन 6th क्लास से ऊपर बैन है। आज की 10वीं अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स ने यह फैसला किया है कि देश की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वो हर महीने मिलने वाली सैलरी अब से नहीं लेंगे। सैलरी ना लेने के साथ साथ उनके मंत्री फॉरेन की ट्रिप्स में भी कटौती करेंगे ताकि सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी सैलरी ना लेने का फैसला किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब ड्रामेबाजी है क्योंकि इन सब पॉलिटिशियंस की कम से कम भी 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं। विदेशों में जो एसेट्स और ब्लैक मनी है वो अलग से। पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर की सैलरी 4 लाख से 8 लाख पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ के बीच है।